कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? चलो लिखो, लिखना चालू करो। कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखना। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if a force is conservative if the work done by the force in displacing a particle, if the work done by the force, फिर से बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स, a force is conservative if the work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent of the path followed. From one point to another is independent of the path followed by the particle. Path followed by the particle and depends only in the end point, and depends only upon the end point. मतलब क्या हुआ यहां पर? मतलब यह है कि यदि कोई पार्टिकल यहां से मान लो यहां, चलो समझो, लिखना, लिखो लिखो लिखो। A force is conservative if the work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent of the path followed. Independent of the path followed. By the particle and depends only on the end point. Only on the end point. तो बच्चे लोग यहां ध्यान दो। मेरे पास मान लो एक पार्टिकल है ए पर, मैं उसको यहां पर पहुंचता हूं बी पर, मैं यहां से वापस घूम के आता हूं वापस ए पर, यहां पर मान लो एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। तो मेरे को कोई मतलब नहीं कि पाथ यदि वर्धन हुआ तो मैं यहां से सी पे जाऊंगा, बी पे जाऊंगा, डी पे आऊंगा, फिर ए पे जाऊंगा। यहां पर पाथ का कोई रोल नहीं। मेरे को मतलब है एकदम स्ट्रेट पाथ, ए से बी, मतलब यहां से यहां तक का मतलब है, दैट्स ऑल। मेरे को मतलब नहीं कि बीच में कैसे चला पाए। एक, यदि बॉडी को मैं यहां से चलाता हूं, यहां से घुमाता हूं, फिर यहां आता हूं, फिर यहां घुमाता हूं और फिर यहां पर आता हूं, ये तो मेरे को कोई मतलब नहीं है कि बॉडी कैसे चली, इतने पाथ में बॉडी कैसे चली है। वी डोंट हैव टू केयर फॉर दैट, वी डोंट काउंट, वी हैव जस्टली डिपेंडेंट अपॉन द टर्म ए टू बी पोजीशन। यदि मेरे पास ए पोजीशन है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक डायरेक्ट है, तो मेरे को मतलब नहीं कि ये पाथ हमें कंसिडर नहीं करना है। हमें ऐसे किसी पाथ का मतलब, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं। हमको मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच में बस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से खत्म, वो कैसे चली है, वी डोंट केयर अबाउट दिस, एंड दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। एक और कंजर्वेटिव का कंसेप्ट एक और होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है नॉन कॉन्टैक्ट। दीज आर, नो डाउट, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फोर्स। इनफैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, बहुत सारे,
पहला ही तो अपन स्टार्ट करें ग्रेविटेशनल से। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मेनी एक्सेट्रा। तो हमारे पास ऐसे जो फोर्सेस हैं जिससे हमारे पास इनिशियल और एंड पॉइंट के बीच में बाकी क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही हमें मतलब होता है। दीज सॉर्ट ऑफ फोर्स आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट और कंजर्वेटिव। जैसे कि मैं किसी घर के नीचे खड़ा हुआ हूं, ग्रेविटेशन का फोर्स मेरे को ऊपर से नीचे ऐसा ही लगे, मेरे को मतलब नहीं कि ग्रेविटेशन ऐसा घूम के आएगा फिर मेरे को लगेगा, नहीं। हमको मतलब है स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट, जहां बीच में क्या है इट डजंट केयर। तो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ। ऐसे जैसे मैग्नेट, मैग्नेट से भी कोई मतलब नहीं, दो बॉडीज के बीच में आपने क्या रखा हुआ है कि यहां से फोर्स जाके ऊपर लगेगा या वहां से ऐसा नीचे आएगा, नहीं, डायरेक्ट लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ। बीच में क्या है उससे, दैट इज इमटेरियल, उससे कोई लेना देना नहीं। दैट्स ऑल। दीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट या फिर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स नॉन कॉन्टैक्ट। अब बात आती है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है तो वो भी लिख लो भैया। नॉन कंजर्वेटिव क्या है चलो वो भी देखें। तो ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट था या कंजर्वेटिव था। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो लिख लो नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है वो भी लिख लो अपन। चलो इसको जल्दी से देख लें, इसको भी समझ लें। लिखना, लिखो, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, if the amount of work done in moving an object, if the amount of work done in moving an object against a force from one point to another, against a force from one point to another, depends on the path from one point to another, depends on the path along with the body moves, along with the body moves। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, depends on the path along with the body moves, then such a force is called non-conservative force। अब लिखना इसमें एक एग्जांपल, कंसेप्ट लिख लेना। The work done in moving an object, the work done in moving an object, work done in moving an object against a non-conservative force, against a non-conservative force along a closed path, in a against a non-conservative force, against a non-conservative force along a closed path, along a closed path is non-zero, is non-zero। मतलब यहां पर जीरो नहीं होगा नॉन कंजर्वेटिव का अकॉर्डिंग, ये नॉन जीरो होगा, ध्यान रखना कैसे। तो अभी वो अपन देखते हैं, एग्जांपल लिख लो, इसके एग्जांपल लिख लो कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव हैं। पहला होता है फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव है। और दूसरा होता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किसमें आता है, विस्कस फोर्स लिक्विड में होता है। मैं तो तुमको बता चुका हूं विस्कोसिटी, तो ये लिक्विड में आता है विस्कोसिटी। यदि दो
लिक्विड की लेयर एक दूसरे के ऊपर चल रही है, उनके बीच में एक ड्रैग फोर्स होता है। वो ड्रैग फोर्स एक दूसरे को होल्ड करके रखने की कोशिश करता है, अपने ऊपर आसानी से मूव नहीं करने देता है। एंड दोज सॉर्ट ऑफ फोर्सेस आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव। बट इनको एक और नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव, जिसमें कंजर्वेटिव की जगह पे नॉन कंजर्वेटिव आता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है, तो ध्यान देना। तो हमारे पास वर्क डन जो है या एनर्जी जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग यदि हम वर्क डन कराते हैं किसी बॉडी का तो वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग यदि मैं कोई वर्क डन कराता हूं तो वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। फिर से बोल रहा हूं जो शब्द सुनना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग यदि कोई वर्क डन होता बॉडी में तो उसका वर्क डन या उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती। कैसे, वही हमें डिराइव करना। तो चलो देखिए, ध्यान देना, इसमें हमें प्रूव करना है। टू प्रूव दैट total energy of a freely falling body under gravity is always conserved. Is always conserved. That is to be proved. अब प्रूव कैसे करें, चलो देखें। आप बहुत ध्यान से देखना, कंसेप्ट बड़ा सीधा सीधा है इसका। अब चीजों का करते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो देखें। चलो देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे पास 3 पोजीशन ऐसी। You might have done that thing in your 9th class most probably. ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास। हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हमको बोला जा रहा है कि एक बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ये एक बॉडी है, बॉल है, ये फ्री फॉल हो रही है। तो ये मेरे पास पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, पोजीशन सी। यहां से यहां तक की जो हाइट, लेट दैट बी एच। लेकिन जब बॉडी यहां थी स्टार्टिंग, तो उस समय में ये जमीन से कितनी हाइट पे थी, एच हाइट पे। तो उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, mgh। लेकिन वो रेस्ट पे रही, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है। तो उस समय में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है 0। लेकिन मान लो थोड़ी देर बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना चालू करती है और स्टार्टिंग में कुछ टाइम में वो x डिस्टेंस गिर जाती है। तो बचा हुआ हाइट क्या हुआ मेरे पास, इसके बाद इस पोजीशन बी पर मेरे पास बचा हुआ हाइट है h माइनस एक्स। ये तो समझ में आओ। अब देखो इसका स्टार्ट करना एट पॉइंट ए। आप ध्यान देना, एट पॉइंट ए वी गेट पोटेंशियल एनर्जी। वी गेट पहला पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू mgh। एक बॉडी मास m की ऑब्वियस सी बात है, तो ये गिर रही है m मास की बॉडी, h हाइट गिरती है। तो हाइट यदि गिरना चालू होने वाली है तो उस समय में उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब ये तो कंडीशन है ना, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी यदि रेस्ट में, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ mv² या हाफ mu², दैट इज 0। ये तो तुम्हें समझ में आ जाओ एट ए।
तो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? टीई। टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द सेम थिंग, एट ए विल बी इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दैट केस we will have mgh plus 0. So that's why TEA equal to mgh. तो पहली पोजीशन ए पर तो मुझे मिल